everyone, I'm Eman Khan and welcome to Law Ed by Eman. So in my last video, we have discussed sources of Muslim law, schools of Muslim law, conversion to Islam, what is Muslim law, and in this video, we're gonna deal with marriage under Muslim law. The pre-Islamic era was really tough on women in Arab, alright? Arabic women के पास pre-Islamic era में कोई rights नहीं थे, they were dependent on their husbands, they had no individuality, they were treated as mere properties. Okay? In pre-Islamic era, marriage was nothing but different forms of sexual relationships on some conditions. लेकिन इस्लाम के आने के बाद प्रॉफिट ने बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए औरतों को जो उनको पहले नहीं थे. दे रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी, प्रॉपर्टी का पूरा राइट वुमेन के पास था, उसको डिस्पोज ऑफ करने तक का राइट उनके पास था, एंड दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स. सो दिस वाज अ बेसिक चेंज दैट केम इन द राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लामिक पीरियड. So what is marriage under Muslim law? So in Arabic, nikah का मतलब होता है union of sexes, and in law it means marriage. According to Bailey, the marriage has been defined to be a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and procreation of children. Prophet said, "Marriage is my sunnah, and those who do not follow this way of life are not my followers." Marriage is one of the sunnahs of Prophet and one has to follow it. Let's move on to the object of marriage. Tirmizi sets out 5 objectives of marriage. Those are, first, the restraint of sexual passions, ordering of domestic life, increase of the family, discipline of the same in the care and responsibility of wife and children, and the upbringing of virtuous children. According to Hidayah, there are 3 ends of marriage. That is, cohabitation, society, and equal friendship. So according to Muslim law, what do you think is the nature of marriage? So in the case of Abdul Qadir versus Salima, ये 1886 का केस है. इसमें जस्टिस महमूद ने ये कहा था कि जो मैरिज है अमंग मोहम्मदन वो सेक्रेमेंट नहीं है लेकिन एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन 1914 का केस दैट इज शौरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम, इसमें प्रिवी काउंसिल ने ये कहा था कि जो निकाह है मुस्लिम लॉ में वो एक रिलीजियस सेरेमनी है. Why is निकाह कंसिडर्ड अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि बहुत सारे जो एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो सब मुस्लिम लॉ के निकाह में भी पाए जाते हैं. कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एसेंशियल पार्ट होते हैं, वैसे निकाह में भी एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. निकाह में प्रपोजल होता है दैट इज इजाब एंड एक्सेप्टेंस होता है दैट इज कबूल. जैसे एक माइनर मेजर होके एक कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता है जो उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन ने किया था, वैसे एक माइनर जो है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी. Third is that the parties into Muslim marriage can enter into post-nuptial और anti-nuptial agreement, लेकिन वो जो agreement है वो reasonable होना चाहिए और इस्लामिक लॉ के इस्लामिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होते हैं वो अल्टर करे जा सकते हैं विद इन लीगल लिमिट्स टू सूट इंडिविजुअल केसेस. Although discouraged by Quran and Hadith, but marriage under Muslim law has provisions for a breach of marriage contract as well. इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैरिज को मुस्लिम लॉ में सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. एंड देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स दैट सेज दैट मुस्लिम मैरिज जो है वो सिर्फ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. जैसे मुस्लिम मैरिज जो है वो कंडीशनल नहीं हो सकती ऑन फ्यूचर इवेंट्स एज कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड, इट कैन नॉट बी ऑफ लिमिटेड टाइम एंड मुता मैरिज इस चीज का एक्सेप्शन है. थर्ड, द एनालॉजी ऑफ लियान कैन नॉट बी अप्लाइड टू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लॉ है वो ना ही प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही प्योरली सेक्रेमेंट है, वो एक ब्लेंड है ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीजियस सेक्रेमेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एसेंशियल्स ऑफ मैरिज. सो देयर आर 3 एसेंशियल्स ऑफ मैरिज: प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंट पार्टीज एंड नो लीगल डिसेबिलिटी. लेट्स डील विद द फर्स्ट वन दैट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैरिज में ये चीज बहुत जरूरी है कि प्रपोजल होना चाहिए दैट इज कॉल्ड इजाब एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए दैट इज कॉल्ड कबूल. अब इसमें कुछ चीजें जरूरी हैं. जैसे पहला, ये जब हो रहा है तो विटनेसेस होना जरूरी है दैट इज 2 मेल हो या तो 1 मेल और 2 फीमेल हो. प्रपोजल एक्सेप्टेंस एक ही मीटिंग में होगा एंड देयर शुड बी अ प्रपोजल मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी. प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मुस्लिम मैरिज, और अगर बिना प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के कोई कोहैबिट कर रहे हैं तो हम उसे मैरिज नहीं कहेंगे. दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ राशिदा खातून वर्सेस एसके इस्लाम. दैट एक मेल ने एक फीमेल को अश्योरेंस दी थी मैरिज की एंड दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर. दे हैड अ चाइल्ड आफ्टर द फीमेल क्लेम टू बी हिज वाइफ.
इट वॉज हेल्ड कि मेयर कोहैबिटेशन जो होगा उसको मैरिज नहीं मानी जाएगी और सिर्फ अश्योरेंस को प्रपोजल नहीं माना जा सकता। ऑल्सो जो एक्सेप्टेंस होगा प्रपोजल का वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्लस जो कबूल होगा वही जो एक्सेप्टेंस होगा वो विदाउट कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड होना चाहिए। सेकंड इज कॉम्पिटेंट, तो मतलब जो पार्टीज है साउंड माइंड की होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, दैट मीन्स दैट दे हैव अटेन्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द एज जब एक पर्सन capable हो जाता है of sexual intercourse and procreation of children. Now, puberty under Muslim law and majority is one and the same thing. Also, marriage of minor without the consent of its guardian invalid होता है unless it is ratified after the attainment of majority. The third is no legal disability. Legal disability वो circumstances होते हैं या वो relationships होते हैं जिसमें marriage allowed नहीं होती। तो 4 तरह की इनकेपेसिटीज होती हैं लीगल डिसेबिलिटीज, या पहली हमारी हो गई एब्सोल्यूट इनकेपेसिटी, दूसरी हो गई रिलेटिव इनकेपेसिटी, तीसरी हो गई प्रोहिबिटरी इनकेपेसिटी एंड चौथी है डायरेक्टरी इनकेपेसिटी। नाउ लेट्स डील विद द फर्स्ट वन, दैट इज एब्सोल्यूट इनकेपेसिटी। एब्सोल्यूट इनकेपेसिटी या प्रोहिबिशन 3 तरह से अराइज हो सकता है। पहला कंसैग्निटी, दूसरा अफिनिटी एंड तीसरा फॉस्ट्रेज। फर्स्ट इज कंसैग्निटी, दैट इज ब्लड रिलेशंस। कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें शादी नहीं हो सकती और वो रिलेशंस हैं तो अगर एक मैरिज कंसैग्निटी की वजह से प्रोहिबिटेड है और वो मैरिज हो जाती है तो मैरिज वॉइड होगी और जो उससे इश्यूज होंगे वो इलेजिटिमेट होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज अफिनिटी। A marriage with a woman prohibited by reason of affinity is void. Now third is fosterage. Fosterage is जब एक 2 साल से कम का बच्चा suckle onto a woman other than his or her mother. So the woman becomes the foster mother of the child. Okay? And so a man cannot marry his foster mother and the offsprings of foster mother, that is his foster sisters. Okay? तो ये चीजें हो गई absolute incapacity. रिलेटिव इनकेपेसिटी, जो रिलेटिव इनकेपेसिटी होती है वो उन कंडीशंस की वजह से होती है जहां मैरिज जो है वो इनवैलिड है सिर्फ तब तक जब तक जो प्रोहिबिशन के कॉजेज हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे ही प्रोहिबिशन के कॉज खत्म होंगे, जो बार है वो हट जाएगा तो मैरिज वैलिड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लॉ में एक मैन जो है उसको 4 शादियां तक अलाउ है, ऑलराइट। नाउ इफ ही मैरीज 5th टाइम इन प्रेजेंस ऑफ द 4 वाइफ्स, उसकी जो 5th शादी है वो इनवैलिड है तब तक जब तक उसकी 1 ऑफ द 4 वाइफ्स है। जैसे अगर उसने अपनी जो 4th वाइफ है उसको डिवोर्स दे दी या 4th वाइफ की डेथ हो गई तो वो जो 5th शादी होगी वो इनवैलिड नहीं होगी, वो वैलिड हो जाएगी। तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ रिलेटिव इनकैपेसिटी। तो रिलेटिव इनकैपेसिटी के कुछ केसेस हैं, जैसा पहला अनलॉफुल कंजंक्शन, मतलब अ मैन कैन नॉट मैरी 2 वुमेन who are so related to each other कि अगर वो लोग अपोजिट सेक्स के होते तो उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर एक मेल ने 2 बहनों से शादी कर ली एट द सेम टाइम, दैट मैरिज इज नल एंड वॉइड। इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ अजीरुन निसा वर्सेस करीमुन निसा कि जब मैरिज है ऑफ मैन विथ हिज वाइफ सिस्टर, हिज वाइफ बीइंग अनडिवोर्स्ड एंड अलाइव वाज नल एंड वॉइड। नेक्स्ट इज पॉलीगैमी और मैरिंग अ 5th वाइफ। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि अगर 4 वाइफ्स के प्रेजेंस में यू मैरी 5th टाइम, वो जो 5th मैरिज होगी वो इरेगुलर होगी अंडर सुन्नी लॉ। शिया लॉ में वो जो 5th मैरिज होती है वो वॉइड होती है, ओके लेकिन अंडर सुन्नी लॉ वो इरेगुलर होगी एंड द मोमेंट यू ईदर डिवोर्स 1 ऑफ द 4 वाइफ्स या उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, आपकी जो 5th मैरिज होगी वो वैलिड हो जाएगी। Now what happens to a Muslim woman who marries a second husband in the presence of the first husband? अगर एक फीमेल मुस्लिम फीमेल शादी कर लेती है दूसरी दफा इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फर्स्ट हस्बैंड तो शी विल बी लायबल फॉर बाइगैमी अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी और ऑफस्प्रिंग्स होंगे सेकंड हस्बैंड से उसके वो इलेजिटिमेट होंगे। थर्ड इज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, देयर शुड बी 2 मेल विटनेस और 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस। थर्ड इज डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन। नाउ अ सुन्नी मेल कैन मैरी ईदर अ सुन्नी मुस्लिम फीमेल और अ किताबिया मेल। किताबी वो फॉलोअर्स होते हैं, उस रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं who believes in revelation of certain divine book, okay, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, जूडिज्म हो गया। नाउ अ मुस्लिम फीमेल
can only marry a Muslim male. अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, अगर एक मुस्लिम मेल शादी कर लेता है किसी फायर वर्शिपर या आइडोलेट्रिस से, तो वो जो मैरिज होगी वो होगी इरेगुलर. लेकिन अकॉर्डिंग टू शिया लॉ ऐसी मैरिज वॉइड अब इनिशियो होती है. इद्दत इज द टर्म बाय द कंप्लीशन ऑफ विच अ न्यू मैरिज इज रेंडर्ड लॉफुल. दैट मीन्स अगर इद्दत पीरियड के अंदर आपने शादी करी है तो इफ यू आर अ सुन्नी आपकी शादी जो है वो इरेगुलर है, एंड इफ यू आर अ शिया आपकी जो शादी है वो वॉइड है. Now the third incapacity is prohibitory incapacity, जिसमें first आता है polyandry. Polygamy is having more than one wife, okay? And polyandry is having more than one husband. Okay? Female एक husband के रहते हुए दूसरी शादी कर लेती है, then she'll be liable for bigamy under section 494, और उसकी जो second marriage होगी वो void होगी और उससे जो issues होंगे वो illegitimate होंगे. Second is Muslim woman marrying a non-Muslim male. Now, a Muslim woman marries a non-Muslim male, be it Christian, fire worshipper or Jew, either of the above. वो शादी जो होगी वो irregular होगी under Sunni law and it will be void under Shia law. The last incapacity is directory incapacity, जिसमें पहला है marrying a non-sant. Non-sant is a woman who is already pregnant by her former husband and the marriage with such woman is unlawful. Second is prohibition of divorce. That means अगर husband और wife के बीच तलाक हो गई है तो फिर से शादी करना prohibitory है. Third is marriage during pilgrimage, that is a visit to Mecca, and for marriage with a sick man जिसकी disease इतनी fatal है that might result in death is invalid, but if he recovers and they consummate the marriage it becomes valid. Okay, now our last topic is kinds of marriage on the basis of validity. तो तीन तरह की होती हैं: valid marriages, void marriages, and irregular or invalid marriages. There's also a fourth kind, that is मुता marriage. लेकिन मुता मैरिज सिर्फ शिया स्कूल्स में रिकॉग्नाइज होती है और शिया स्कूल्स में ही उसकी जो मैरिज है वो वैलिड मानी जाती है. सुन्नी स्कूल मुता मैरिज को वॉइड मानता है. Now let's see the first kind, that is valid marriage. Valid marriage वो मैरिज होती है has conformed to every essential. Void marriages are the marriages that are contracted by the parties जो कि related है prohibited degree से, या तो consanguinity से, या तो affinity से, या तो first rate से. सब चीजों का result एक void marriage होती है जिसके जो issues होते हैं वो illegitimate होते हैं. Right? Now the third is irregular marriages या invalid marriage. वो marriage जो कि वो male या female में हुई होती है जो which who are prohibited to marry each other because of either relative incapacity or direct incapacity. Now last is मुता मैरिज. मुता मैरिज शिया लॉ में वैलिड मानी जाती है और सुन्नी लॉ में इट्स वॉइड. मुता मैरिज के दो एसेंशियल्स होते हैं. पहला, the period or time is to be fixed while contracting muta marriage, and second is meher must be fixed in the marriage under Muslim law, जिसमें हमने पढ़ा what is marriage under Muslim law, nature क्या होता है, kinds क्या होता है marriages के on the basis of validity, and also the essentials of marriage in Muslim law. So in my next video, we're going to discuss difference between Shia and Sunni law of marriage. So stay tuned and all the best. Bye.